जेन के फैमिली प्लेटफॉर्म के साथ धीरे धीरे इस लॉकडाउन में जो लॉकडाउन हमारा चल रहा है तो हम लोगों का पढ़ाई थोड़ा सा स्लो ना हो जाए और हम लोग इस मामले में पिछड़ नहीं जाए, और खास करके बोर्ड वाले बच्चे जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं, जो 9th क्रॉस करके अभी अभी 10th में गए हैं, या फिर 9th वाले बच्चे हो, पढ़ाई तो सारे के सारे क्लास इंपॉर्टेंट ही होते हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं खास करके बोर्ड वाला बच्चा जो 10th में है, अभी 9th क्रॉस करके गया है 10th में, और जिसको बोर्ड देना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या होगी कि भाई लॉकडाउन कब खुलेगी, उन लोगों का स्कूल कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, प्रॉपर वे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं जो पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम लोग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी तक हम लोग मैथ्स और बायोलॉजी के साथ थे, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री वगैरह भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का लेक्चर जो चलेगा वो स्पेशली केमिस्ट्री बेस्ड है। तो केमिस्ट्री हम लोगों का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एवं इक्वेशंस, ये जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है, तो हम लोग इसको डील करेंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिजिक्स की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराई जाएगी और बहुत अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ। थोड़ा सा साउंड इशू आ सकता है क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो माइक नहीं है हम लोगों के पास, तो कुछ लोग कमेंट्स किए थे नीचे जो सर साउंड इशू है, तो आप लोग ईयरफोन यूज कर सकते हैं और हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट देने का तो साउंड इशू कम आए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एवं इक्वेशन जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले हेडिंग दे दूं, chemical reactions and equations। ये हमारा 10th का जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर है, यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो अगर इसके हेडिंग पे हम ध्यान दें तो हेडिंग क्या कहना चाह रहा है हमारा, इसके दो हिस्से हैं। इसका जो हमारा हेडिंग है, एक तो पहला हिस्सा है केमिकल रिएक्शन और दूसरा हिस्सा आता है इसका इक्वेशन। हमारे हेडिंग का दो हिस्सा है, एक तो केमिकल रिएक्शन दूसरा इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किस चीज को केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ऐसा तो हम लोग बहुत सारे सुनते आते हैं जो केमिकल रिएक्शन हो, या फिर 7, 8, 9 में आप लोग पढ़े होइएगा केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ इक्वेशन लिखते हैं, किसी चीज से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके कोई तीसरा कंपाउंड बना दिया, या फिर कोई एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया, 2 कंपाउंड या 3 कंपाउंड में टूटा। तो सारे के सारे जो रिएक्शंस होते हैं जनरली हम लोग उसको केमिकल रिएक्शंस बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ चेंजेस देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन होने का सीधा सीधा मतलब हुआ चेंज हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग जो चेंजेस देखते हैं तो वो फिजिकल चेंजेस भी होता है। तो अब सवाल उठता है हम लोग उसको क्या नाम दें और कैसे आइडेंटिफाई करें तो यह जो चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, एक साथ दोनों चेंज हो रहा है। आइडेंटिफाई करना तो बनता है क्योंकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज होने के कारण होता है। अगर केमिकल चेंज नहीं होता हो किसी कंपाउंड में तो हम कतई नहीं कर सकते जो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस बात पे बिल्ड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। इसके लिए हमको समझना होगा जो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। क्लास 8 या 9 में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट्स में हम बताने की कोशिश करते हैं। तो बात करूं 2 चेंजेस हमारे पास आए, एक तो फिजिकल चेंज आया, एक क्या है फिजिकल चेंज। आप लोग थोड़ा हैंड राइटिंग और स्पेलिंग को एडजस्ट करिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे। हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैंड राइटिंग आप लोग अपना एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर फ्लो में मिस्टेक होता है तो एडजस्ट करेंगे हम लोग। एक तो फिजिकल चेंज आया और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज क्या है, कैसे पहचानेंगे जो यहाँ जो चेंज हुआ है फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हुआ है। तो सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, मान लो हमारा आइस या फिर वाटर को हम लोग जब उसका टेम्परेचर जब कम करना शुरू करते हैं तो जब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब हमारा टेम्परेचर पहुंचता है तो वहां से बर्फ बनना शुरू हो जाता है।
मतलब जो हमारा वाटर है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किस चीज में, आइस में। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बनता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग सुधार करेंगे। आइस बनना कहां से स्टार्ट होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो जाता है आइस बनना, और 0 डिग्री जाने के बाद प्रॉपर आइस बन जाता है। और यही कारण है जो वाटर का उस हेवीनेस होता है ना, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है। तो इस बात को कंफ्यूजन नहीं लाना है, वो 0 डिग्री पे ही आइस बनता है। 0 डिग्री आइस का प्योर फॉर्म है, बट 4 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। जब वाटर का टेम्परेचर कूल डाउन करना शुरू करेंगे, जब लो करना शुरू करेंगे तो 4 डिग्री पे। तो मान लो एक हमारा हुआ आइस, ठीक है, बना किस चीज से, वाटर, ठीक है। यहाँ पर 2 एरो दिया गया है, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है जो यह बार बार अपने आप में कन्वर्ट हो सकता है। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा, और जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर एक बार आइस हमें मिल गया तो उसको हम टेम्परेचर बढ़ा के फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वाटर मेरे पास है तो उसको हम टेम्परेचर कूल डाउन करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आराम से कन्वर्जन किया जा सकता है। इस तरह के जो चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे चेंजेस किस चेंजेस की इंक्लूड किए जाएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, वो तो फिजिकल चेंजेस के आएंगे, फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएंगे। इसका कहने का यह मतलब हुआ जो भी वैसा चेंज जो रिवर्सिबल चेंज हो, कौन सा चेंज हो, रिवर्सिबल चेंज, मतलब उसके ओरिजिनल इनिशियल स्टेट में उसको फिर से वापस लाया जा सके किसी भी प्रोसेस से, तो सारे के सारे चेंज क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंज कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। तो रिवर्सिबल चेंज और क्या सकता है, मान लो जैसे एक लाइट है हमारे पास, एलईडी बल्ब लाइट, हम स्विच ऑन किए, उसमें क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया लाइट एनर्जी में। ऑब्वियस बात है, हमको लाइट मिला और फिर से स्विच ऑफ की, लाइट खत्म। तो वहां उसके फिलामेंट में, उसका टंगस्टन वाली जो फिलामेंट है बल्ब की, उसमें क्या चेंज आया, मतलब एक तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट किया जिसके कारण हमको लाइट दिखाई दिया, और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देना बंद कर दिए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन खत्म हो गया। ये 9th में पढ़ना था थोड़ा बहुत, या 8th में पढ़ना है इसके बारे में, आप लोग पढ़े होइएगा आई होप। तो ये चीज होता है। तो वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हैं, फिर उसको रोक सकते हैं, फिर कर सकते हैं, फिर रोक सकते हैं। तो ये जो चेंज हुआ हमारा, तो फिजिकल चेंज आता है। मतलब वैसा चेंज जो रिवर्सिबल चेंज होता है किसी भी स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। रिवर्सिबल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी अगर लिख लो तो ज्यादा बेटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा दूसरा चेंज बचता है केमिकल चेंज। अब हम लोग इसमें देखते हैं कैसे चेंज इसमें आता है। तो बात करें अगर केमिकल चेंज की, तो एक एग्जांपल यहां से उठाते हैं। मान लो हमारे पास एक मिल्क, कुछ मिल्क है जिसको हम लोग कन्वर्ट किए किस चीज में, कर्ड में, ठीक। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, तो मिल्क में हम लोग पढ़ते हैं ढेर सारा चीज होता है। जैसे 2-3 हाईलाइटेड चीज मैं बता दूं तो हमारे पास मिल्क प्रोटीन भी होता है, मिल्क प्रोटीन, या फिर मिल्क शुगर भी होता है। आप लोग बायो वगैरह में पढ़े हुए केसीन और लैक्टोजन वगैरह के बारे में पढ़े हुए, तो वो आता है मिल्क प्रोटीन, मिल्क शुगर। यह हम अपना फॉर्म चेंज करते हैं। और इसके पास क्या होता है, इसको बनाने के लिए हम ढेर सारा बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, खास करके लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ लैक्टोबैसिलस ही नहीं यूज करते, 1-2 और होता है। लेकिन हम लोग जब बायो पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या है, मिल्क जब कन्वर्ट हुआ कर्ड में, इसका जो एक कंपोनेंट है केसीन वगैरह और लैक्टोजन वगैरह चेंज होता है। मान लो मिल्क प्रोटीन जो हमारा होता है ना, केसीन, अगर मैं लिख दूं मिल्क प्रोटीन कौन सा है, केसीन है, तो यह कन्वर्ट हो जाता है, तो सूख जाएगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा पैराकेसीन। पैराकेसीन कहने का क्या मतलब आया, कहने का यह मतलब आया जो इसका फिजिकल चेंज तो हो रहा है, साथ साथ में इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसमें भी चेंज हुआ।
अगर एक बार इसका केमिकल कंपोनेंट चेंज कर गया तो फिर इसको हम लोग वापस नहीं ला सकते इस फॉर्म में। ऑब्वियस बात है, कर्ड को मिल्क के फॉर्म में फिर से दोबारा वापस नहीं ला सकते हम लोग। तो इसका क्या मतलब निकल के आया, तो यह जो चेंज हमारा दिखा, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज हमारा दिखा वो इरिवर्सिबल चेंजेस है। कौन से चेंजेस हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक, यह जो इरिवर्सिबल चेंजेस है इसमें क्या क्या चेंज किया? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया, एक चेंज किया। पॉइंट नंबर 1 क्या क्या चेंज किया? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज तो हुआ है, साथ में इसका केमिकल कंपोनेंट भी चेंज हुआ। केमिकल कंपोनेंट, या दोनों के दोनों चेंज दिखाई देंगे इसमें, जिसके कारण यह इरिवर्सिबल चेंज बनता है। मतलब इसको फिर से इसके इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ढेर सारा केमिकल रिएक्शन होता है। हायर क्लास में हम लोग जब जाएंगे तो पढ़ेंगे जो मिल्क से कर्ड बनने के प्रोसेस में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। इट मींस केमिकल रिएक्शन तभी कह सकते हैं हम लोग हुआ जब उसके केमिकल कंपोनेंट में क्या है? चेंजेस है। तो जब तक केमिकल कंपोनेंट में चेंजेस नहीं आएगा तब तक हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे उसको, फिजिकल चेंज कह सकते हैं उसको। तो आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है हम लोगों ने यह देखा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हो, कौन सा चेंज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं उसको जो केमिकल चेंजेस हो गया। फिजिकल चेंज क्या होता है हम लोगों ने उसको देखा। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं इसके हेडिंग के हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो इक्वेशन है। इक्वेशन और कुछ नहीं है, सिंपली सी जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम लोग ना एक लैंग्वेज देते हैं, उसको दिखाते हैं। तो उसको लैंग्वेज एज अ वर्ड में दे सकते हैं या उसके लिए सिंबल यूज होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? CO2, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो वह जो हम लोग लैंग्वेज देते हैं उसको, केमिकल चेंजेस हुए उसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में दिखाते हैं। तो सारे के सारे लैंग्वेज दिखाने की तरीका, प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसी को बोलते हैं इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी की बात करें, और एनसीईआरटी की ही बात करनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर केमिकल रिएक्शन को देखा जाए तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं और सबका अलग अलग मैकेनिज्म है। थोड़ा बहुत मैच करता भी है मैकेनिज्म, तो हम लोग उसके मैकेनिज्म बेसिस को तो समझ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है जो एनसीईआरटी जो हमारी कहती है। एनसीईआरटी में खास करके एक्टिविटीज, उसमें एक्टिविटीज को जितने भी एक्टिविटीज दी हुई है, क्या एक्टिविटीज, अगर प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग पलटे जो बोर्ड्स में पूछा गया है, चाहे किसी भी बोर्ड्स का हो, आईसीएससी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या स्टेट्स बोर्ड, बिहार बोर्ड वगैरह, यूपी वाले बोर्ड वगैरह हो गए, तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग पलटे तो क्वेश्चन फ्रेम कहां से होता है रिएक्शन पे? तो क्वेश्चन रिएक्शन पे फ्रेम होता है एक्टिविटीज से। जितने भी एक्टिविटीज हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होता है। तो इसकी एक्टिविटीज को समझना भी बहुत जरूरी है, और साथ में हम लोग उस एक्टिविटीज के साथ समझ सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। अभी तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के वर्ड के मतलब को समझे हैं, तो केमिकल रिएक्शन का वर्ड का मतलब क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल एक उठाते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एनसीईआरटी अगर पढ़ी जाए तो आप लोगों को दिख जाएगा, तो उसमें मेंशन है ये चीजें। बुक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन बहुत कठिन भी होती है, उसके कॉन्सेप्ट बहुत सही भी होते हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग फॉर्म में समझते हैं, एज ए इक्वेशन के फॉर्म में समझने का कोशिश करें, तो एज एग्जांपल ले लो, एक एक्टिविटी हम लोग करके देखते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं, मान लो हमारे पास यह एक स्टैंड है, केमिकल लैब है ना, उसमें ढेर सारे स्टैंड बने होते हैं।
ठीक है। उसके स्टैंड के साथ एक बर्नर या लैंप, कुछ भी कर सकते हैं इसको, ठीक, लैंप या बर्नर, लैंप। हम लोग डायग्राम में नहीं जाएंगे, डायग्राम बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। ये इसका फ्लेम। अगर हम लोग एक मैग्नीशियम को बैंड करें, मैग्नीशियम के बैंड को अगर रखें, मान लो या एक मैग्नीशियम रॉड है, मैग्नीशियम स्ट्रिप, कुछ भी मैग्नीशियम का, इसका कलर जो होता है ना सिल्वरी व्हाइट होता है। कौन सा कलर हो? सिल्वरी व्हाइट, ठीक। इसका कलर क्या हो? सिल्वरी व्हाइट। और साथ में इसके नीचे हमारा जो यह जो प्लेटफॉर्म, इस पे हमने एक डाला, क्या, एक बाउल डाला। इस बाउल को जनरली हम लोग चाइना डिश बोलते हैं। ये कुछ नहीं करता है, सिंपल से इसमें कलेक्ट करते हैं हम चाइना डिश, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को देखने वाले हैं। रिएक्शन एक्चुअली होता कैसा है? हम तो रिएक्शन रट लेते हैं, एक्चुअली लिखा हुआ रहता है, उसको इक्वेशन को रट लिए, बट इक्वेशन ही रिएक्शन नहीं है। फिजिकल फॉर्म में सारा का सारा रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट लोग लैब में करते हैं, इवन स्टूडेंट लोगों को भी बताया जाता है इजी, तो वह रिएक्शन इजी वे में हम लोग लैब में कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक मैग्नीशियम के स्ट्रिप को हम लोगों ने डाला, कहाँ डाला? एक फ्लेम पे डाला। और क्यों इसको गर्म कर रहे हैं, क्यों इसको हीट कर रहे हैं, क्यों इसको बर्न कर रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया, ये सारे के सारे लैब में हम लोग किए हैं, और हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ से एक फ्लेम निकलता है, इस मैग्नीशियम से भी एक फ्लेम निकलता है। यह फ्लेम किस कलर का होता है? तो यह फ्लेम भी व्हाइट कलर का होता है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम भी किस कलर का हुआ? व्हाइट कलर का हुआ। और साथ में यह मैग्नीशियम का जो रॉड है, स्ट्रिप है, धीरे धीरे जलकर इसके ऐश बनने शुरू हो जाते हैं, जो राख होता है ना। और बाउल में हम लोग जो चाइना डिश नाम दिए हैं, कुछ नहीं है, बस एक प्लेट सा कलेक्ट करते हैं। अब भाई उठा सवाल, क्या उठ रहा है? जो इसका कलर पे क्या इफेक्ट आएगा? जलाने के बाद क्या उसका कलर चेंज किया? चेंज किया तो क्यों किया? या उसके फिजिकल स्टेट में क्या चेंज आया और साथ में केमिकल स्टेट में क्या चेंज आया? इसके कलर की बात करें, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएंगे। कलर भी हमारा जो ऐश होगा, जो राख होगा, ठीक है, यह दिखेगा कैसा? व्हाइट। मतलब इस एक्टिविटी में कलर से कोई भी सवाल आए और खास करके पूछा जाता है तो व्हाइट पे हमको जाना है। मैग्नीशियम वाले एक्टिविटी में, मैग्नीशियम वाले एक्सपेरिमेंट में कोई भी क्वेश्चन राइज होता है कलर से, तुम मिला के देख लो, 3 कलर दिया हुआ है, तीनों का तीनों व्हाइट है, एक के पीछे सिल्वरी लगा हुआ है, बाद बाकी 2 व्हाइट है, ठीक है। अब सवाल उठता है, यह टूटा क्यों? यह तो एक बहुत बड़ा रॉड था, धीरे धीरे ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे व्हाइट ही फ्लेम क्यों दिखा? ब्लू क्यों नहीं दिखा? ऑरेंज क्यों नहीं दिखा? रेड क्यों नहीं दिखा? ये भी सवाल उठता है। तो या फिर फ्लेम ही क्यों दिखा? फ्लेम तो नहीं दिखता तो भी चल सकता था। लेकिन क्या है, जब हम लोगों ने मैग्नीशियम को गर्म किया, तो मैग्नीशियम तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होता है हमारा, जहां हम लोग गर्म कर रहे थे वहां एटमॉस्फेयर में एयर था और एयर में ऑक्सीजन था हमारा। तो ऑक्सीजन से यहाँ रिएक्शन हुआ, और ऑक्सीजन से रिएक्शन तभी होता है जब टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा होना चाहिए। खास करके ओजोन के आसपास का जो लेयर होता है, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट कोई चीज नहीं कर सकता है, तब तक नहीं करेगा जब तक उसमें टेम्परेचर अच्छा खासा दिया नहीं जाए। तो हम लोग यहाँ पे बर्न करके क्या कर रहे थे? टेम्परेचर दे रहे थे। इसको क्यों दे रहे थे? क्योंकि इसमें जो एटम्स है, इसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है खास करके किसी भी 2 चीज को ऐड कर दो तो कोई तीसरा न्यू थिंग्स बन जाए, किसी भी एक चीज को ब्रेक करो तो वो अलग अलग चीजों में टूट जाए, स्प्लिट कर जाए। मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नया फॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। हम लोग जब हायर क्लास में पढ़ेंगे इसमें देखेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। मतलब जब कोई भी रिएक्शन करवाया जाता है तो
इसका इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें एनर्जी के कॉन्सेप्ट में बात की जाएगी, बट उतना डीप हम लोगों को नहीं जानना है। सिर्फ हम इतना समझना है कि केमिकल रिएक्शन होने का क्या मतलब होता है। केमिकल रिएक्शन होने का एक ही मतलब है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना। और कलर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। कलर भी तभी हमको शो कर पाते हैं जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक एनर्जी स्टेज से दूसरे एनर्जी स्टेज तक, तो कलर दिखाई देती है। ऑब्वियस सी बात है, यह जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये कलर है, कलरफुल एक्सपेरिमेंट है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग क्या हुआ गर्म करने के बाद। तो जब हम लोगों ने मैग्नीशियम के बैंड को गर्म किया, ठीक, तो वहां जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ था उस ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ। इस चाइना डिश को इरेज कर देते हैं, यह चाइना डिश है, चाइना डिश, लाइक एज अ बाउल है, पॉट की तरह है। हम लोगों ने जब मैग्नीशियम को गर्म किया तो वहां पे एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद था। क्या किया, हीट किया। तो यहीं से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे और मैग्नीशियम बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्सचेंज किए, आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए, जिससे एक कंपाउंड बना, जिससे यह कंपाउंड बना। यहाँ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन और साथ में यहाँ पे ढेर सारा एटमॉस्फेयर में एयर रहा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज खेले, या इसको दिया है कुछ, इसको दिया होगा, एनर्जी बेसिस पे बात होती है इसमें। तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस कर। अब सवाल उठता है, भाई इधर तो दो ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर एक ही ऑक्सीजन हमको दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं होता, वो बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। हम लोगों को पढ़ना है किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसके 2-3 मेथड होते हैं। जनरली हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से सभी लोग जानते हैं और बहुत इजी लोग जानते हैं इसको, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग साथ में एक और स्पेशल ट्रिक पढ़ेंगे, ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे जो दुनिया में जितने भी इक्वेशन मिले तुमको, खास करके तुम्हारे लेवल तक, हमारे आपके लेवल तक, वो सारे के सारे इक्वेशन बैलेंस होने ही होने हैं। एक प्रोसेस पढ़ेंगे, एक ट्रिक पढ़ेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड है, उसमें बहुत सारा ऐसा इक्वेशन मिलता है जो जल्दी बैलेंस नहीं होता रहता है, खासकर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे आ जाते हैं जो बैलेंस नहीं होते। बट हम लोग जब इक्वेशन बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिसमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सके। तो हम लोग यहाँ इक्वेशन बैलेंस को देखें, एक मैग्नीशियम, यहाँ भी एक मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 2 लगाए। और फिर से देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो जा रहा है, बट यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है, तो चलो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। और इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों आती है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। ऐसे लॉ ऑफ मास एक्शन है, मतलब हमारा जो मास कंजर्वेशन का लॉ है, जितना अमाउंट तुम यहाँ रिएक्ट कराते हो, जितना अमाउंट यहाँ हम लोग रिएक्ट कराए उतना ही अमाउंट यहाँ मिलना चाहिए, इसलिए इक्वेशन बैलेंस हम लोग करते हैं। तो यह हमारा एक एक्टिविटी था। इसमें क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होता है, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए, स्पेशली कलर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और उसके बाद पूछा जा सकता है जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाए तो क्या बन सकता है, उसके प्रोडक्ट क्या आ सकता है, या क्यों वाइट है, या फिर फ्लेम इसका किस कलर का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मैग्नीशियम को अगर बर्न करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसको आप लोग नोट करें, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने इस एक्टिविटी को देखा, क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है और उसको लोग जल्दी डील करना नहीं चाहते हैं। बट एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम और एक एक लाइन जब तक एक्सप्लेन ना हो तब तक आपकी पढ़ाई अधूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर समझिए कोई ना कोई लोचा जरूर है। जितने भी बुक्स लिखे गए हैं इंडिया में वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड पे ही लिखे जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर करता है बट मेन कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है। जैसा आप सिंपल बुक पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, लेकिन वही जब आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
और क्वेश्चन में फ्रेम होगा तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज पिक किया जाता है। और एनसीईआरटी को लिखने वाले लोग साइंटिस्ट होते हैं। आप उसकी कभी कवर को देखें तो उसमें जितने साइंटिस्ट होते हैं तो उनका खुद का लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज इशू भी आती है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना, उसके लाइनों को एक्सप्लेन करना। एक तो रिएक्शन हम लोग देखें, ठीक है। एक और रिएक्शन की बात करें, एक और एक्टिविटी की बात करें जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, एक्टिविटी 1.2 के नाम से जानते हैं उसको हम लोग। और इसमें हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे जो भी क्या चेंज आया। हम लोगों ने चेंज की बात की थी ना, जो पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में केमिकल चेंजेस के बारे में। तो एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंट अभी देखें, एक दो और देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेट रिजल्ट निकालेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे हैं उसमें क्या चेंज आया। तो अब क्या पढ़ रहा है भाई हमारा जो एक्टिविटी अगला है, हमारा एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 1 एनसीईआरटी में मेंशन किया गया एक्टिविटी नंबर 1.2 के नाम से। और एनसीईआरटी ये सवाल पूछ के छोड़ दिए, वो खुद जवाब लिखती है, बट इस एक्टिविटी का जवाब उन्होंने खुद नहीं लिखा है। क्या बोला है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोला है तो 2 बीकर ले लो, बीकर, ठीक है। एक में डालो लेड नाइट्रेट, एक में लिखा है डालो क्या, लेड नाइट्रेट। भाई लेड नाइट्रेट का फार्मूला अभी जो भी फार्मूला लिख रहे हैं ना आपको याद करना होगा, ठीक है। ऐसा ही क्यों होता है फार्मूला, इसके पीछे भी रीजन है। 9th क्लास में पढ़ना था हम लोगों को, शायद आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग 9th क्लास की जब वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो दिखाएंगे जो किसी के साथ 2 लिख देते हैं, कहीं पे सिंगल 2 नहीं लिखते हैं, किसी के साथ 3 लिखते हैं। तो लेड नाइट्रेट जो हमारा है, इस बीकर में हमने क्या भर दिया, लेड नाइट्रेट भर दिया। PbNO3 का होल ट्वाइस, यह लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। इसका कलर कैसा है, यह कलरलेस कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद एक और बीकर लिए जिसमें हम लोगों ने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है KI, ठीक। और इसका भी कलर कैसा होता है, कलरलेस कंपाउंड है। एनसीईआरटी पूछती है कि जो अगर आप इस दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन हम लोग इसका देखेंगे। तो इस दोनों का रिएक्शन कराए तो हमको क्या मिलेगा, इट मींस लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराए किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या मिलेगा, तो एक तीसरा बीकर हम बनाते हैं, इसमें दोनों का दोनों हमको मिल जाएगा। इसमें लेड नाइट्रेट भी भरा हुआ होगा, पोटेशियम आयोडाइड भी भरा हुआ होगा, और रिएक्ट करके ना पीपीटी बनाएगा। क्या बनाएगा, पीपीटी। हम लोग बात करते हैं कि पीपीटी होता क्या है, इसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। यहाँ पे नीचे बीकर में ढेर सारा प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट एक्चुअली सॉलिड सब्सटेंस होता है। जैसे कि मान लो पानी में वो रेत डाल दिए, ठीक, रेत डालेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 करके रेत अंदर जाकर बैठ जाएगा। उसके लेवल जो सबसे लो लेवल जो पेंदी बोलते हैं, तल बोलते हैं, उसमें जाकर बैठ जाएगा। तो प्रेसिपिटेट भी यही होता है, किसी भी रिएक्शन में ना कभी कभी प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब वो बैठ जाता है। हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा एक चीज याद रखना, यह भी सॉलिड है, यह भी सॉलिड है, लेकिन हम लिक्विड के फॉर्म में क्यों दिखा रहे हैं, तो कोई भी रिएक्शन सॉलिड के फॉर्म में शायद ही पॉसिबल होता है। हम लोग रिएक्शन जितने भी करवाते हैं उसके लिए हम लोग मीडियम चुनते हैं। कहीं कहीं पे वाटर मीडियम चुनते हैं, कहीं कहीं पे इथर मीडियम चुनते हैं, कहीं कहीं पे अल्कोहल मीडियम चुनते हैं। मतलब कोई ना कोई लिक्विड मीडियम होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, लेड नाइट्रेट जो एक सॉलिड सब्सटेंस है उसको पानी में घोल दिया, और फिर पोटेशियम आयोडाइड एक सॉलिड सब्सटेंस है उसको पानी में घोल दिया, और दोनों लिक्विड का जो सॉल्यूशन बना यहाँ पे उसको मिक्स करके एक साथ यहाँ रखे, और कुछ देर बाद जब ऑब्जर्व किए तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यह देखा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना।
प्रिसिपिटेट करने का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे उसे पीपीटी। मतलब वैसा जैसे रेत बैठ जाता है ना, उस तरह से कुछ चीज नीचे बैठा है। जब इसको ऑब्जर्व किए तो प्रिसिपिटेट यहाँ दो तरह का बना। कितने तरह का बना? दो तरह का बना। एक तो हमारा प्रिसिपिटेट बना व्हाइट, और एक प्रिसिपिटेट बना हमारा येलो। अब उसमें एनालाइज किया भाई व्हाइट में क्या है, येलो में क्या है। तो हम लोगों ने देखा येलो में जो हमारा आया था वो क्या था, तो वो लेड आयोडाइड था, इसको अगर लिखे तो लेड आयोडाइड। हमारा जो व्हाइट प्रिसिपिटेट बना वह बना पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला हो जाएगा KNO3। यह प्रिसिपिटेट हमको मिला। इसका मतलब यह जो इक्वेशन था हमारे पास क्या था? हमारे पास था लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, साथ में हम क्या मिला है? पोटेशियम आयोडाइड को मिला है। तो हमको क्या मिला? हमको मिला PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अगर गौर से देखो इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को हम लोग देखें तो क्या था यहाँ? Pb के साथ NO3 था और पोटेशियम के साथ आयोडीन था। यहाँ क्या दिखे? यहाँ से आयोडीन निकल के किसके पास चला गया? तो यहाँ से आयोडीन निकल के चला गया Pb के पास, PbI2, और यह जो NO3 वाला ग्रुप था वो निकल के चला गया कहाँ? पोटेशियम के पास, KNO3। या व्हाइट प्रिसिपिटेट मिला, येलो प्रिसिपिटेट मिला। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन को अगर लिखें इसको तो लिख सकते हैं जो हम लोगों को दो प्रिसिपिटेट मिलेगा, एक व्हाइट होगा जो पोटेशियम नाइट्रेट का होगा, और एक येलो प्रिसिपिटेट होगा जो हमारा लेड आयोडाइड का होगा। इसको नोट करें, इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिखते हैं। आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट किया करें, नोट्स खुद से बनाया करें, लैंग्वेज में खुद से ढाले इसको, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ही को लिखना है। और अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर यही है तो नोट्स आप खुद बनाए। ऑब्जर्वेशन की बात करें, हम लोग बात करें ऑब्जर्वेशन। जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया तो we will get two types of PPT. पहला व्हाइट और दूसरा येलो, और नीचे क्या था आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी था। यहाँ भी चेंजेस आए। अभी हम लोग जब एक और एक्टिविटी करते हैं उसके बाद सम अप करेंगे जो क्या चेंज आया, किसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, किसके फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ। वैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा दो कलरलेस कंपाउंड को हम लोगों ने मिलाया था और हम लोगों को क्या मिला था? येलो और व्हाइट पीपीटी मिला, मतलब कलरफुल कंपाउंड मिला। मतलब कलर का कोई खेल है, कलर आया तो कहाँ से आया? तो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा था कलर आया तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आया, किसी भी बॉन्ड की बनना और बॉन्ड को टूटना। रिएक्शन का मतलब होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप रिएक्शन को क्या समझो? आप रिएक्शन को यही समझो, या तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और साथ में क्या हो रहा होगा? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे हमने क्या देखा था? जैसे कि क्या था हमारा इक्वेशन? हमारा था PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जाके हमारा मान था क्या? PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट।
ठीक है, हमने क्या देखा, इस Pb का बॉन्ड इसके साथ बना हुआ था, नाइट्रेट के साथ, इसका बॉन्ड टूटा, इसका भी बॉन्ड टूटा, और फिर इस वाले का बॉन्ड इसके साथ बना तो यह मिल गया, और इस वाले का बॉन्ड इसके साथ बना तो हमें यह मिल गया। मतलब रिएक्शन को समझना है, सिंपल सा रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और इसी को हम लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं जो इसका इफेक्ट क्या है। तो एक एक्टिविटी हम लोग और देखते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो क्या चेंजेज है, तो इसको हम नोट करें। ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा, एनसीईआरटी ने एक सवाल खड़ा करके छोड़ दी है, जो अगर इस दो चीज को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम लोग को पता चल गया है तो कलर में कैसे चेंज आएगा, क्या बनेगा, क्या मिलेगा नया। अब हम लोग बात करें सिंपल सी एक्टिविटी, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, एक्टिविटी 3। अब हम सोच रहे हो एक्टिविटी क्यों करा रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को पलटे जो बोर्ड से पूछे गए हैं एग्जाम में, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन तो फ्रेम होंगे, लेकिन जो भी ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन होता है ना वो यहीं से फ्रेम होता है, एक्टिविटी से फ्रेम होता है। आप सिर्फ एक्टिविटी को अच्छे से कर लो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकते हो। हम लोग हर चीज को डील करेंगे, बट पहली पेज में 3 एक्टिविटी कराई गई है, हम लोग उसको भी डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर तीसरी एक्टिविटी की बात करें, मुझे क्या कहा गया है, कहा ये क्या है, एक फ्लास्क ले लो। फ्लास्क क्या होता है ना, एक शीशे का बर्तन होता है। जब लैब में आप लोग जाएंगे वहां पे देखेंगे ढेर सारा शीशे का है, फिर मूवीज वगैरह में देखे हुएगा शीशे का बर्तन होता है जिसमें लोग केमिकल डालते हैं। एक फ्लास्क उठाए, इसमें भर दीजिए, क्या भरे, तो जिंक का ग्रेन्यूल्स भरे, या क्या है ग्रेन्यूल्स का मतलब दाने, दानेदार चीज है, जिंक ग्रेन्यूल्स। इसमें हम लोगों ने ऐड किया, क्या ऐड किया, एक और केमिकल ऐड किया, डाइल्यूट HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ एक बहुत खतरनाक एसिड है। इसकी pH वैल्यू लगभग 1.5 के आसपास होती है। pH आप लोग जानते हो, आई होप, अगर नहीं जानते तो कमेंट करें, या फिर प्रीवियस ईयर जो भी 8-9 के आसपास आप पढ़े होंगे वहां से देखें, पता चलेगा pH क्या होता है। एक तरफ हमको यहाँ पे दिख रहा है डाइल्यूट, क्या मतलब है इसका, एक्चुअली रिलेट किया जाता है कंसंट्रेटेड के साथ। 2 टर्म हम लोग देखेंगे, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में DIL लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प लिखते हैं। कुछ नहीं होता है DIL को देख के, बस ऐसा नोटेशन का तरीका है। हम लोग यहाँ डाइल्यूट को क्यों चुने हैं, सवाल उठता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब सीधा सीधा समझना है, HCl का pH 1.5 होता है। हम इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे 100 लीटर अगर पानी ले लो तो उसमें 1.5 लीटर HCl हो मुश्किल से। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है वाटर अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। वाटर का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। अगर 100 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें कम से कम 60 से 70 80 लीटर HCl जरूर होगा कॉन्सेंट्रेटेड। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेते हैं क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड जब लेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा लार्ज वेसल्स की जरूरत होगी और हाईली एक्सप्लोसिव होगा, आग लग सकता है लैब में बहुत ज्यादा। तो यहाँ भी लोग देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम कॉर्क लेते हैं। कॉर्क क्या होता है भाई, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इससे हम लोग इसको बंद कर देते हैं ताकि इसमें जो भी चीज रखा हुआ है बाहर नहीं जाएगा। क्या है कॉर्क। एक खास प्लांट आता है जिसको कॉर्क प्लांट के नाम से जानते हैं, सिर्फ उसी का बनता है एक कॉर्क ही है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जब ऐसा इसमें डाले, डाइल्यूट HCl को डाले, जिंक ग्रेन्यूल्स में जब डाले, फ्लास्क में डाले, हम लोग ऑब्जर्व क्या किए, एक बबल जैसा उठ रहा है, यहाँ से
ढेर सारा बबल बबल, ये हमारा ऐसे ग्रेन्यूल्स होगा जिंक का, यहाँ से बबल उठना शुरू हो गया और तेज आवाज भी होनी शुरू हो गई। इससे क्या है, बबल्स है। नीचे हमारा जिंक का ग्रेन्यूल्स रखा हुआ है और इसमें डाले डाइल्यूट HCl, तो ढेर सारा बबल्स उठना शुरू हो गया। अब सवाल उठता है बबल्स क्या है, क्यों उठा भाई? जब बबल्स को देखा गया तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस था, और हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी होता है। तो इसमें हम लोग देखें तो क्या आया, तो एक तो हमारा जिंक था, साथ में हमने क्या डाला, HCl डाला, और हम लोग अच्छे से जान चुके हैं रिएक्शन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब कोई बॉन्ड टूट रहा होगा, कोई बॉन्ड बन रहा होगा नया। यहाँ जो जिंक था ना, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, और HCl जो हम लोग लिए हैं, कौन सा HCl, डाइल्यूट HCl, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, तो ZnCl2 प्लस H2 गैस। ऐसा एरो दिखाने का मतलब क्या होता है, एरो दिखाने का मतलब ये गैस उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा छोड़ने के बाद, वो लोग एरो दिखाते हैं। एरो जो बबल्स आया था, हाइड्रोजन गैस भी था। हम लोग ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व किए, जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट HCl को डालते हैं तो ढेर सारा हाइड्रोजन बबल्स दिखता है। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हुए है ना, तो उसको थोड़ा सा शेक कर देने के बाद, हिला देने के बाद बबल्स उठता दिखता है। वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेशर पे डाला गया होता है उसमें, और शेक करने के बाद उसका बॉन्ड टूटता है लिक्विड के साथ, उसके बाद गैस बाहर आना चाहता है, उसको एफर्वेसेंस भी बोलते हैं। कोई किताब बहुत फॉरेन 8, 9, 10 की फॉरेन वाली बुक्स अगर पलटी जाए तो उसको ना बबल्स न करके एफर्वेसेंस बोलते हैं। तो ये बबल्स हम लोग जानेंगे। देखते हैं भाई, यहाँ तो अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को देख लेते हैं। बैलेंस नहीं, यहाँ पे एक जिंक है, एक जिंक प्योर बैलेंस। हम जिंक कोई पहले क्यूमुलेट है, जब हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे तो एक ऐसा मैं ट्रिक दूंगा, उसके बाद कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर पाओगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को, लास्ट में हम देखेंगे एक क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिए, कितना हुआ। अब देखते हैं जिंक बैलेंस, जिंक एक, क्लोरीन 2, क्लोरीन बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। यह एक हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। तो हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन गैस और बहुत तेज आवाज के साथ निकलता है, और साथ में क्या होता है, साथ में इसका टेम्परेचर फ्लास्क का इंक्रीज कर जाता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके टेम्परेचर को मेजर किए थे, और जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका टेम्परेचर को मेजर किए तो हमको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई दिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो यह हमारा एक एक्टिविटी था। इसका ऑब्जर्वेशन क्या आया, हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखते हैं। इसके ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन। एक पहला ऑब्जर्वेशन, ढेर सारा बबल्स हमको दिखाई दिया है। बबल्स क्या था, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन। एरो दिखाने का मतलब यह गैस है, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन। और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क इंक्रीज। यह 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट के साथ। और हम लोगों ने 3 एक्टिविटी को देखा। अब हम लोग समाप्त करते हैं, तो एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस हम लोगों को दिखाई दिया था। तो हम लोगों का चेंजेस, जो भी रिएक्शन हुआ हमारा, आई मीन कहने का मतलब जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन को सीधा सीधा रिलेट करना है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मतलब यह इंपॉर्टेंट बात है। तो केमिकल रिएक्शन जब हमारा हुआ, टोटल केमिकल रिएक्शन यानी कि जो केमिकल हमारा रिएक्शन हुआ उसमें क्या चेंज आया। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। चेंज यही आया। तो हम लोग देखे थे, बात किए थे, तो सबसे पहले बात किए थे कलर चेंज आ गया। सेकेंड वाले में व्हाइट कलर था, कलरलेस था। पीपीटी मिला था हमको, येलो कलर का मिल गया, मतलब कलर भी चेंज हो सकता है।
चेंज इन कलर। और क्या चेंज हो सकता है? टेम्परेचर चेंज किया हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। और याद करिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में था, और जब वो रिएक्ट किया था मैग्नीशियम के स्ट्रिप के साथ, मैग्नीशियम रॉड के साथ, तो जो ऐश बना था हमारा, जो राख बना था, उसमें ऑक्सीजन तो आ गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड में, MgO में, मतलब गैस से कन्वर्ट हो गया सॉलिड में आ गया था ऑक्सीजन हमारा, उसके साथ अटैच हो गया था। फिजिकल स्टेट में भी चेंज आता है। फिजिकल स्टेट जैसा हमारा चेंज आया। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बताते आ रहा हूं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ऐसे लिखे, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यही केमिकल रिएक्शन का सबसे बेस्ट डेफिनेशन हमारा हो सकता है। चेंजेस आते हैं, वैसे चेंजेस जो इरिवर्सिबल है, ये सारे के सारे जो चेंजेस आते हैं ना, इरिवर्सिबल चेंजेस है। जो हमारा LOPBT मिलेगा था उसको फिर से हम कलरलेस नहीं बना सकते हैं। टेम्परेचर तो रिवर्सिबल चेंजेस है, टेम्परेचर कूल डाउन हो सकता है, लेकिन रिएक्शन करके टेम्परेचर को नहीं कर सकते हम लोग। जो रिएक्शन हुआ था उसको रिवर्स करके टेम्परेचर को कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब केमिकल चेंजेस में हमारे आते हैं, और केमिकल रिएक्शन यही हुआ हमारा वैसा चेंजेस जो इरिवर्सिबल चेंजेस हो, जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो, ये हमारा केमिकल रिएक्शन को, और उसी को हम लोग दिखाते हैं जिस फॉर्म में, नोटेशन में, या तो वर्ड्स में लिखते हैं या फिर उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा केमिकल इक्वेशन हुआ। तो आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टिव पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आगे का जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें आएगा टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। हम लोग बैलेंसिंग का सबसे बेस्ट मेथड पढ़ेंगे, हीट एंड ट्रायल को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद यह देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, किसी खास स्टेप से चलेंगे और बहुत आसानी से बैलेंस करेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन वगैरह नहीं बैलेंस होते हैं। हम लोग अब चलते हैं, आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबाएं, और साथ में नीचे जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करें, ताकि हम जब कभी भी कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर के साथ, जब कभी भी क्वालिटेटिव लेक्चर के साथ जब आपके पास है तो आपके पास नोटिफिकेशन हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।